Hello students, we are back with the next video of chapter number 1 crop production and management. In this video today we will read about the next agricultural practices. पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने ये देखा था कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सोइंग की प्रोसेस करते हैं, देन वी विल ऐड द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू द फील्ड. अब जब अपन मैन्योर और फर्टिलाइज़र फील्ड में डाल चुके हैं उसके बाद की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होगी उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको इरिगेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी. आप लोगों ने सबने इरिगेशन की प्रोसेस का नाम सुना हुआ है. इरिगेशन मीन्स एडिंग वाटर टू फील्ड. फील्ड को पानी देना उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. जैसे हमको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. इसी तरह से प्लांट की डेवलपमेंट के लिए भी, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. और प्लांट के अंदर वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? प्लांट रूट्स के थ्रू. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds doesn't take place under the dry condition. ये आप सबको पता है कि अगर मिट्टी सूखी होगी तो उन ड्राई कंडीशंस के अंदर सीड जर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. न्यूट्रिएंट्स dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. और जो फील्ड है उसकी मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए रेगुलरली वहाँ पर उन फील्ड्स को वाटर करना ज़रूरी है, उनको इरिगेशन की प्रोसेस करना ज़रूरी है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स. इसलिए टाइम पर जब हम वाटर की सप्लाई उस क्रॉप को करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. जब हम खरीफ और रबी क्रॉप पढ़ रहे थे तब आपको ये मैंने समझा दिया था कि हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. इसी के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं. इन समर सीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. जब हम समर सीजन में किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हमको वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ेगा. क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जो वाटर है वो सनलाइट की वजह से इवोपरेट होकर बाहर चला जाएगा उस फील्ड से, इसलिए हमको ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर उस वक्त फील्ड में देना पड़ेगा. वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर? यस इट इज़. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. अब हमको इरिगेशन के लिए वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन फॉर वाटर आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. ये सारी जगह जहाँ पर से हमको पानी मिलता है इरिगेशन की प्रोसेस करने के लिए. लेकिन जैसा हमने पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ा था कि सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं हम, प्लो एंड हो का यूज़ करते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए. उसी तरह से इरिगेशन करने के लिए यानी फील्ड्स को वाटर देने के लिए भी हमको डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा. तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टूल्स का यूज़ हम इरिगेशन के लिए करेंगे. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अब इरिगेशन भी दो तरीक़ों से करा जा सकता है. जैसा कि अगर फील्ड बहुत छोटी है तो फार्मर्स ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं जो कि चीप होते हैं, सस्ते होते हैं. बट वन मोर थिंग इज़ देयर, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग टू फील्ड्स. लेकिन फिर भी रूरल एरियाज़ में आज भी ये ट्रेडिशनल मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे. जो आप ये डायग्राम है उसमें देख रहे हो स्क्रीन पर, मोत, ये एक तरह का ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर कुएं के अंदर से मटकी के थ्रू वाटर निकाल के और फील्ड्स तक पहुंचाया जा रहा है. इसके अंदर कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है इन सारे ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर. और उसके अंदर टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स होंगे ये सारे ट्रेडिशनल, और लेस एफिशिएंट होंगे क्योंकि वाटर का वेस्टेज इन ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ज़्यादा होगा. सबसे फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड स्क्रीन पर है मोत. इसके अलावा ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर चेन पंप और ढेकली, इन सब के अंदर मैनुअल पावर या फिर कैटल पावर का यूज़ हो रहा है. ये देखिए रहत,
इस स्क्रीन पर ये सारे इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर मैन पावर या एनिमल पावर का यूज़ होगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और वाटर का वेस्टेज इनके अंदर ज़्यादा होगा। दूसरे जो मेथड्स हैं वो हैं modern methods of irrigation. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो लार्ज स्केल पर क्रॉप प्रोडक्शन जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त इन मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है बच्चों? जैसे ये वेल लगा हुआ है, इस वेल के ऊपर एक मोटर फिट हो रखी है और उस मोटर से डिफरेंट पाइप्स निकले हुए हैं। इन डिफरेंट पाइप्स के अंदर नोज़ल फिट होती है जिसके ऊपर शावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही इस मोटर को पार दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ये जो शावर है ये घूमेंगे, रोटेट होंगे और इनके अंदर जो नोज़ल्स होती है जस्ट लाइक शावर, ये घूमेंगे और चारों तरफ वाटर की सप्लाई होगी। अब इस स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन अगर है तो उसमें वाटर की प्रॉपर सप्लाई के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzles. जो पानी है वो कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर इन पाइप्स के ऊपर लगने वाले शावर्स के थ्रू वो रोटेट होते जाएंगे और शावर की तरह उनमें से पानी निकलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर निकलेगा। इससे क्या चीज़ सेव होगी? एक तो इसमें किसी तरह का मैन पावर और एनिमल पावर का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम बचेगा और एफिशिएंट वे में वाटर की सप्लाई फील्ड्स को हो जाएगी और वाटर का वेस्टेज भी नहीं होगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। और लगेगा कैसा? जैसे बारिश में कैसे पानी सप्लाई होता है फील्ड में, बिल्कुल उसी तरह से इस स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर की सप्लाई होगी। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड इन सेवरल अदर क्रॉप्स। नेक्स्ट इज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? बूंद बूंद करके पानी का पहुंचना। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है? वाटर सीधा ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली प्लांट की रूट्स तक पहुँचता है। So it is called drip irrigation system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. बिल्कुल भी इसमें वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, इसलिए ये वहाँ के लिए वरदान है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिखाया हुआ है। ये पाइपलाइन सीधी अंडरग्राउंड में फील्ड के यहाँ पर लगी हुई होती है और हर पाइपलाइन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। जब मोटर का सिस्टम चालू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको देते हैं, तो इन जो ये छेद हैं, ड्रिप्स हैं, इनके थ्रू वाटर सीधा कहाँ पहुँचता है? प्लांट्स की रूट्स के अंदर। ये है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब जब इरिगेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फार्मर का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जब अगर फील्ड के अंदर, तो उनको अलग निकालना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। उस क्रॉप के साथ नेचुरली वो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब उस वीड्स की रिमूवल यानी उनको हटाने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. अब weeding की प्रोसेस करना क्यों ज़रूरी है? क्यों नहीं हम उनको लगने देते हैं कि अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है तो क्या हुआ, लगने दो साथ साथ। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्रॉप की ग्रोथ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स और जो क्रॉप हमने लगाई है उनके बीच में फाइट होने लग जाएगी, कंपटीशन होने लग जाएगा, जिससे न अनडिज़ायरेबल प्लांट्स की ग्रोथ होगी और जो क्रॉप हमको चाहिए उसकी तो ग्रोथ रुक ही जाएगी। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप।
सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस, और कुछ जो प्लांट्स हैं अनडिजायरेबल वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, और जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ वो हमारे खाने के अंदर भी आ जाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं इन वीड्स को हटाने के। दो मेन तरीके हैं, एक तो मैन्युअल रिमूवल ऑफ वीड्स। मैन्युअल रिमूवल में क्या होगा, सिक्कल का या खुरपी का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू सीधे ही उसकी कटिंग करेंगे। जो फार्मर्स होंगे फील्ड के अंदर सीधे ही उन जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है, जो वीड्स हैं, उनको क्रॉप के अंदर से हटा देंगे। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू uproot weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. ये तो हुआ मैनुअल तरीका जिसमें खुरपी के यूज़ करके डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। एक तरीका है वीडिसाइड्स का यूज़ करके। ये एक तरह का केमिकल होता है जो क्या करेगा, उन वीड्स को मार देगा। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये वीडिसाइड्स जो होते हैं वो क्रॉप को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ अ स्प्रेयर। एक स्प्रेयर की हेल्प से फार्मर क्या करता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, एक स्प्रेयर की हेल्प से वो फील्ड्स में इन वीडिसाइड्स को स्प्रे करेगा। और देखो इसने अपने माउथ को कवर कर रखा है, जैसा हम लोग अभी मास्क लगा के घूमते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने अपने माउथ को कवर कर रखा है ताकि इस वीडिसाइड्स का जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स है वो इस ह्यूमन बींग को नहीं हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड use the chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth before flowering and seeds. अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीडिसाइड्स का यूज़ हमको कब करना है, फार्मर कब इन वीडिसाइड्स का यूज़ करेगा, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है सिर्फ प्लांट की, यानी फ्लावर आना बाकी है, फ्लावर और सीड फॉर्मेशन के पहले ये काम करना है स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स का, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करेगा, उस क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा। अब जब अपन ने वीडिसाइड्स यानी वीडिंग की प्रोसेस भी कर ली है, जितनी भी खरपतवार थी, अनडिजायर्ड प्लांट्स थे, उनको भी जब अपन ने अलग कर दिया है और फसल जब पक के तैयार हो गई है, तो जो लास्ट प्रोसेस हो जाएगी वो क्या होगी, लास्ट नहीं है, द सेकेंड लास्ट प्रोसेस, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल को अलग करना जब वो पक जाती है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है और उसको कट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर से, ग्राउंड के जस्ट पास से उन क्रॉप्स को हटा देते हैं, कट कर देते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक क्रॉप को पूरी तरह से पकने में लगभग 3 से 4 महीनों का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिक्कल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब हार्वेस्टिंग की प्रोसेस या तो ये जो सिक्कल आपको दिखाई हुई है स्क्रीन पर, इसके थ्रू करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड से कट करते हैं। अगर छोटी फील्ड है तो ये करना पॉसिबल है। अगर बड़ा फार्म है तो किसका यूज़ करेंगे, हार्वेस्टर का यूज़ करेंगे, जो ट्रैक्टर के थ्रू ड्राइवन होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। लेकिन अब जो क्रॉप्स जो हार्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्रॉप्स का उस शाफ्ट से अलग होना भी ज़रूरी है। तो फिर क्या करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो फार्मर क्या करेगा, एक ऐसी कंबाइन मशीन का यूज़ करेगा जिसमें हार्वेस्टिंग की और थ्रेशिंग की दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहेली इज वरीड, शी knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. Farmers with small holding of land do separation of grain and chaff बाय विनोइंग। अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं यानी जिनके पास छोटी फील्ड होती है, वो क्या करते हैं, उस शाफ का सेपरेशन ग्रेन्स के थ्रू कैसे करेंगे, विनोइंग की प्रोसेस के थ्रू। विनोइंग की प्रोसेस क्या होती है, शाफ को या जो फसल है उसको ऊपर की तरफ से नीचे गिराएंगे ज़मीन के ऊपर, तो हवा के प्रेशर की वजह से जो हल्का शाफ होगा वो उड़ के एक तरफ अलग हो जाएगा और ग्रेन वहाँ पर नीचे
साफ ग्रेन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर नीचे। हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स क्या होते हैं? आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क दिस कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए वो दिन आता है जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विथ ग्रेन फिल्स देयर हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। तो उस वक्त जैसे हमारा भी कोई काम लंबे समय के बाद पूरा होता है तो हमको कितनी खुशी होती है। तो फार्मर्स जब इतनी मेहनत करते हैं और उनकी फील्ड्स पर वो लहलहाते हुए उन ग्रेन्स को देखते हैं तो उनके हार्ट्स जॉय से फिल हो जाते हैं, पूरी तरह से खुशी से झूम उठते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एथोसियम। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्य एंड बिहू। तो जो फार्मर्स होते हैं वो इस हार्वेस्टिंग को एज अ फेस्टिवल मनाते हैं। और उन फेस्टिवल्स का नाम क्या है स्पेशल फेस्टिवल्स का? बैसाखी, पोंगल, बिहू, ये सब साउथ में ज़्यादा सुने होंगे आपने नाम। जब फसल कटकर भी तैयार हो जाती है तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, लंबे टाइम तक उसको कैसे स्टोर करके रखेंगे, उसके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं फार्मर्स वो है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स, अगर हम पूरी तरह से किसी चीज़ की तैयारी कर लें लेकिन उसका एंड अगर अच्छा नहीं हो तो प्रॉपर काम वो नहीं कहलाएगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर लंबे टाइम तक उस फसल को हमको संभाल के रखना है तो उसको मॉइस्चर से बचाना होगा, इंसेक्ट से बचाना होगा, रेट से बचाना होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको बिना सुखाए सीधे ही स्टोर कर लेंगे तो उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक करेंगे और वे अनफिट होंगे हमारे यूज़ के लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। इसलिए उनको स्टोर करने से पहले उनको सनलाइट में पूरी तरह से सुखा देना चाहिए जिससे उनका मॉइस्चर कंटेंट सारा उड़ जाए, इवोपरेट हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स वगैरह उस ग्रेन्स को, उस क्रॉप को किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर बड़े बड़े टैंक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है सिलोज। इन बड़े बड़े सिलोज के अंदर इन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर ये सिलोज बने हुए होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रैट्स, इंसेक्ट्स वगैरह इनको इफेक्ट नहीं कर सके। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। इसके साथ साथ अपने घर में जो आते हैं गेहूं के कट्टे या बोरियां, जूट बैग्स, उनके अंदर फार्मर क्या करते हैं, इन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज। अभी जो मैंने आपको ये दिखाया डायग्राम, ज़्यादा अगर लार्ज स्केल पर स्टोरेज करना है तो उसके लिए सिलोज या ग्रेनरीज का यूज़ करेंगे जो ज़मीन से कुछ ऊपर की तरफ बने हुए बड़े बड़े टैंक होते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हमारे घर में भी आपने देखा होगा कि गेहूं की जहाँ पर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या करती है मम्मियाँ, ड्राई नीम लीव्स का यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स। या फिर हमारे घर में भी अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूँ लाते हैं तो हम केमिकल ट्रीटमेंट्स उनको देते हैं, इंजेक्शंस वगैरह या डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स उनके अंदर रख के उनको प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज फूड्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स से हमको फूड कैसे मिलता है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये जो टेबल है इसके अंदर आपको क्या करना है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फूड हमको जो एनिमल सोर्सेज के थ्रू मिलता है उसका नाम लिखना है। मिल्क मिलता है, ये तो आप सबको पता है कि काऊ, बफेलो, गॉट और कैमल, इनके थ्रू हमको मिल्क मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से जो फूड आइटम्स है वो आपको मिलते हैं, जैसे मीट है, फिश है, ऐसे बहुत सारे जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या जो फ्लैश ईटिंग कार्निवोरस ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं फूड के जो एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। Like plants and animals also provide us different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet.
कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो फिश को अपनी डाइट में मेजर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, वैसे उन लोगों के लिए फिश होती है। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves the number of steps like selection of seeds, sowing, etc. अभी आपने देखा कि क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितने सारे स्टेप्स करनी पड़ी। सीड्स का सिलेक्शन करना, सोइंग की प्रोसेस करना, वीडिंग करना, इरिगेशन करना, मैन्योर देना और बहुत सारी। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फॉर्म, अगर हम एनिमल्स को भी रियर करें यानी एनिमल्स को भी पालें या तो खेतों पर या हमारे घर में, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उन एनिमल्स की भी प्रॉपर केयर आपको करनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, शेल्टर देना पड़ेगा, तब जाके लार्ज स्केल पर आपको उनका जो प्रोडक्शन है वो आपको मिलेगा। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल पर की जाती है तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो बच्चों आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वीडिंग रिमूवल, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैं आपको भेज रही हूँ, साथ में उसकी आंसर शीट भी उसी के साथ गिवन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।